नए वीडियो पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को कराए जा रहे हैं, इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर प्रॉपर वीडियो को देखते हुए चलते हैं तो आप निश्चित एग्जाम में 35 में 35 क्वेश्चन सही करके आने वाले हैं। अगर आपका भी सपना है कि 400 प्लस लाने हैं तो बिना वीडियो को इग्नोर किए हुए पूरे वीडियो को वॉच करके जाइए और यहां से आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि लोहे का अयस्क निम्न में से कौन सा है। हेमेटाइट है कि मैग्नेटाइट है कि सीडेराइड है कि इनमें सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इनमें से सभी होने वाला है। देखिए आपके एग्जाम में अयस्क से क्वेश्चन न है ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि जितने भी अयस्क के बारे में बता रहा हूं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में या थ्योरी में जरूर रहेगा ही रहेगा, इसलिए अच्छे से और ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। इसके लोहे का अयस्क क्या है, तो इनमें से सभी है, ध्यान रखेंगे। जिसमें पहला दिया गया हेमेटाइट, तो हेमेटाइट का आप लोग को सूत्र भी याद रख लेना है, Fe2O3। क्या होता है Fe2O3, इसका सूत्र भी आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में सूत्र भी दे देता है। और आप लोग को मैग्नेटाइट के बारे में याद रख लेना है, इसका सूत्र होता है Fe3O4, याद रख लेना है। सीडेराइड का सूत्र क्या होता है ये भी आपको हर हाल में याद रखना है, FeCO3 होता है। क्या होता है FeCO3, मैं लिख देता हूं। देखिए आपको पहले याद रखना है हेमेटाइट का सूत्र क्या है, मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है, और इसके साथ मैं बता रहा हूं कि सीडेराइड का सूत्र क्या होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो FeCO3 इसका सूत्र क्या होता है, FeCO3 होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। और ये तीनों के तीनों जो दिखाई दे रहे हैं ये आयरन के अयस्क हैं, लोहा कहिए या आयरन कहिए, आपको याद रखना है। और इसी के साथ एक और होता है आयरन पाइराइट, लोहा का एक अयस्क होता है जिसका नाम क्या है, आयरन पाइराइट होता है। और आयरन पाइराइट भी आप लोग को याद कर लेना, चार अयस्क याद रखना है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइड, उसके साथ क्या पाइराइट। और पाइराइट का सूत्र क्या होता है तो आपको याद रख लेना है Fe2 होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए जितने भी एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा उसको याद कर लीजिएगा। अगला एक कॉपर का अयस्क निम्न में से कौन सा है, कॉपर पाइराइट है, मेलाकाइट है, क्यूपराइट है और इनमें सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका भी राइट जवाब इनमें से सभी होने वाला है। अब एक एक करके फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। कॉपर पाइराइट का फार्मूला होता है CuFeS2, ये भी आपको याद रखना है। देखिए जो भी एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा एक भी मैं फालतू का नहीं बताऊंगा, इसलिए प्लीज आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसका क्या होता है Cu2O, ये क्यूपराइट का होता है। क्यूपराइट का सूत्र क्या होता है Cu2O होता है, ये याद रखना है। ये हो गया क्यूपराइट का, ये हो गया जो दे रखा है कॉपर पाइराइट का। और दूसरा क्या दे रखा है कि मेलाकाइट का सूत्र क्या होता है, तो मेलाकाइट का सूत्र होता है CuCO3 इंटू CuOH और क्या 2, ये भी आप लोग को याद कर लेना है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक और याद रख लेना है, इसका एक और अयस्क होता है कॉपर गलांस होता है। क्या होता है, कॉपर गलांस होता है। और कॉपर गलांस का अगर सूत्र पूछेगा आप लोगों से तो बता दीजिएगा Cu2S। तो देखिए जितने भी एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एक है जिंक का अयस्क निम्न में से कौन सा है, कैलेमाइन है, जिंकाइट है, जिंक ब्लेड है और इनमें सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका भी राइट जवाब इनमें से सभी होने वाला है, जिसमें आपको सबका फार्मूला भी याद रखना है। कैलेमाइन का क्या होता है ZnCO3 होता है। क्या होता है ZnCO3 होता है, इस बात को याद रखिएगा। और जिंकाइट का क्या होता है तो आप लोग को याद रख लेना, जिंकाइट का होता है ZnO। और जिंक ब्लेड का क्या होता है तो आपको ये भी याद रखना है, जिंक ब्लेड का क्या होता है तो ZnS होता है। क्या होता है ZnS होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि जिंक ब्लेड का एक और नाम है, नाम सुनिए, एस्फेलेराइट। क्या होता है एस्फेलेराइट होता है, ये भी याद रखना है। और देखिए जितना भी एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं ये सब आपके लिए बताया जा रहा है, इसलिए प्लीज बिना इग्नोर किए हुए वीडियो को पूरा वॉच करके जाइए। आपको बोरिंग फील हो रहा है, हमें लग रहा है, लेकिन देखिए जब तक एक्स्ट्रा आपको नहीं बताएंगे आप कैसे एग्जाम में बेहतर करिएगा। और मेरा मकसद यही है कि आप एग्जाम में जाएं
तो बेहतर से बेहतर करें और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए आप बिल्कुल उसको सही करके आएँ। मेरा बस यही सपना है और इस सपने को आप लोग बहुत पूरा अच्छे से करोगे। अगला देखिए क्या अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों क्या कहते हैं? धातुमल, गेंग, अयस्क और कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब गेंग होने वाला है। जो भी अयस्क होता है उसमें से जो अशुद्धियां निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गेंग के नाम से जानते हैं। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? बॉक्साइट है, जिंक ब्लेड है, कैलामाइट है, मेलाकाइट है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बॉक्साइट होने वाला है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिंक ब्लेड किसका अयस्क होता है और मेलाकाइट किसका अयस्क होता है? मुझे पूरा उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि आप लोग जरूर इसका आंसर बताएंगे। जो प्रॉपर वीडियो को वॉच कर रहा होगा और जिसको एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करना है और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट लाना है तो जरूर कमेंट करके जाएगा। देखिए आपके एक कमेंट से हम लोग को पता लग जाता है कि आप लोग कितना पढ़ने वाले हैं, इसलिए प्लीज बिना कमेंट किए किसी को भी नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? धातु है, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब है अधातु होने वाला है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? अधातु होता है। आपसे मैं एक और प्रश्न पूछता हूं, दो धातु के नाम बताइए, दो उपधातु का नाम बताइए। उपधातु में कौन आ जाता है? आर्सेनिक आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है, ये सब आता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि दो धातु का नाम बताइए और दो अधातु का। और जो चाहता है कि एग्जाम में प्रॉपर बेहतर करना ही है तो जरूर कमेंट करके बताएंगे। इसी से अंदाजा लगेगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और कितना बेहतरीन करने वाले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत बेहतरीन करने वाले हैं और उतना बेहतरीन जितना कोई नहीं किया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके जैसा कोई नहीं कर सकता है। अगला देखिए क्या है कि ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? संभारिक है, समयोही है, अप्रूप है और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब अप्रूप होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन को हम लोग किससे लिखते हैं? O2 से लिखते हैं और ओजोन को किससे लिखते हैं? O3 से लिखते हैं। तो ये दोनों अप्रूप का काम करते हैं, याद रखिएगा। और सूत्र भी याद कर लीजिए कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है और ओजोन O3 के फॉर्म में रहता है। मैं आप लोग से एक और प्रश्न यहाँ पूछता हूँ कि ये बताइए ओजोन जो होता है जिसका सूत्र O3 होता है, जो कि किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। और ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से एक किरण निकलती है जो पृथ्वी पर आने से रोकता है। उस किरण की नाम क्या है? आप लोग बताइए। देखिए मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ समझ लीजिए एग्जाम से रिलेटेड है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बता के जाएंगे। भरोसा हम आप लोगों पे कर रहे हैं तो उस भरोसे को आप लोग बड़े ध्यान से देखा करिए। अगला कि HCl की खोज की थी डेवी ने, ग्वार ने और क्या ग्लोबर ने और प्रिस्टले ने। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला ग्लोबर ने। ग्लोबर नामक वैज्ञानिक ने HCl के क्या किए थे? खोज किए थे। अगला देखिए क्या है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? पृथ्वी है, कोयले की खान है, सूर्य और रेडियम है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब सूर्य होने वाला है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन 2023 में क्या किया गया था? पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? 2 होती है, 1 होती है कि 2 होती है और इसके साथ साथ क्या अनेक होती है कि शून्य होती है? तो मैं बता दूं कि रासायनिक अधिशोषण में जो परतें होती है आप लोग को याद रख लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 परतें होती है। कितने परत होती है? तो 1 परत होती है, जो कि याद रखना है। और देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक। प्लीज़ ऐसा नहीं करिए। आपको सब्सक्राइब करने में 10 सेकेंड नहीं लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके 1 सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलता है और आपको 10 सेकेंड नहीं लगेंगे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को तो लाइक जरूर करके जाएंगे और जितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट भी जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भौतिक अधिशोषण में लगभग उसका उत्सर्जित होती है 30 से 20 से 40 केजी मोल होता है कि 40 से 60 कि 60/80 होता है कि 40 से 100 होता है? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है 20 से 40। क्या होता है? तो आपको याद रखना है 20 से 40 kg/मोल भौतिक अधिशोषण की क्या होती है? एंथैल्पी का मान होता है। लेकिन वही अगर पूछ दिया होता कि रासायनिक अधिशोषण का कितना होता है, तो इसके साथ ही आप लोग को याद कर लेना है कि रासायनिक अधिशोषण के लिए कितना होता है? तो 30 से 240 kg × kg/क्या होता है? kg/मोल होता है, याद रखिएगा।
भौतिक के लिए पूछेगा तो 20 से 40, और वही रासायनिक के लिए पूछेगा तो क्या होगा, 30 से 220 240 होगा। याद रख लेना है। अगला है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है उत्क्रमणीय है कि अनुक्रमणीय के बहुलीकरण किनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि उत्क्रमणीय होता है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, बी नंबर। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो होता है वो अनुक्रमणीय होता है, और उत्क्रमणीय कौन होता है, तो भौतिक अधिशोषण होता है। कौन होता है, भौतिक अधिशोषण जो होता है ये उत्क्रमणीय होता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और बेहतरीन के तलाश में जरूर होंगे। अगला कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा क्लाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, पेप्टिकरण, अपोहन, स्कंदर और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है बी नंबर। और यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन 2025 में आ रहा है, ये निश्चित आ रहा है। चाहे 2 नंबर में क्वेश्चन दे दे कि अपोहन से आप क्या समझते हैं, या 1 नंबर में दे दे, तो इसको बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो फिर एग्जाम में बेहतर कैसे होने वाला है। अगला है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है परमाणु भर पर, समतुल्य भार पर, अणु भार पर, सक्रिय भार पर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब सक्रिय भार होने वाला है। वस्तु के रासायनिक अभिक्रिया की दर जो निर्भर करती है वो सक्रिय भार पर निर्भर करती है, इसीलिए इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो डी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला देखिए किसी शून्य कोटि अभिक्रिया की दर, शून्य कोटि अभिक्रिया की दर क्या होती है, निश्चित होती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ बढ़ती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है नहीं। शून्य कोटि अभिक्रिया की दर जो हमेशा रहती है वो निश्चित रहती है, इसीलिए इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, समय क्या होता है, सेकंड, यहाँ पे समय इनवर्स दे दीजिए, या क्या चीज, मोल, लीटर इनवर्स और क्या समय इनवर्स, लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है आप लोग को याद कर लेना है, सेकंड इनवर्स होता है। ये आपको हर हाल में याद रखिएगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या होता है, सेकंड इनवर्स एसआई मात्रक होता है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निर्भर करता है, ताप पर नहीं करता है, पूछ रहा है दाब पर, अभिक्रिया की सांद्रता पर और संकीर्ण ऊर्जा पर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है आप लोग को याद रख लेना है कि अभिक्रिया की सांद्रता पर प्रथम कोटि अभिक्रिया निर्भर नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आया था और आपको बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें भरोसा और उम्मीद दोनों है कि जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताए जा रहे होंगे उसको भी प्रॉपर आप वीडियो को प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और एक एक क्वेश्चन को याद कर रहे होंगे। ऐसे ही प्रॉपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रतिदिन वीडियो जितने भी अपलोड किए जा रहे हैं उसको पढ़ते हुए चलिए। आप एग्जाम में उतना बेहतरीन करने वाले हैं जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है और मेहनत करते रहना है। चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।